नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले विज्ञान के टॉप प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा एनसीईआरटी और एसएससी और रेलवे के पीवाईक्यू पर बेस्ड होने वाला है। जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो कौन कौन सा उत्पाद बनता है उसके साथ। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बहुत बार रेलवे में रिपीट हुआ है। सभी के सभी प्रश्न जो जितने भी लिए गए हैं सभी के सभी लगभग 10 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं रेलवे और एसएससी में। इसका पूर्ण रूप से डिटेल भी देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण रूप से डिटेल भी दिया गया है। सभी क्वेश्चन को दोस्तों पूरा डिटेल दिया गया है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन कौन सा उत्पाद बनता है। दोस्तों लेड नाइट्रेट की बात करें, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3। लेड नाइट्रेट की बात किया गया है NO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको दोस्तों गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है। उत्पाद की बात करें, ये किस में टूट जाता है, लेड ऑक्साइड में, PbO में, लेड ऑक्साइड में प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, NO2 गैस निकलती है, प्लस दोस्तों ऑक्सीजन गैस निकलती है, प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है, प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस रिएक्शन को दोस्तों बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा, यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो कौन कौन सा उत्पाद बनता है दोस्तों, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड दोस्तों सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है। लेड ऑक्साइड किस में होता है दोस्तों, ठोस में। अगर पूछे दोस्तों लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ठोस उत्पाद कौन सा बनता है, ठोस उत्पाद अगर पूछे तो केवल हो जाएगा लेड ऑक्साइड, PbO, लेड ऑक्साइड हो जाएगा ठोस उत्पाद। और दोस्तों गैस उत्पाद की बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस उत्पाद में बन जाएगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ठोस उत्पाद की बात करें तो लेड ऑक्साइड हो जाएगा। गैस उत्पाद की बात करें दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। तो इनमें से लेड ऑक्साइड भी बनता है दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बनते हैं, ये सभी बनते हैं। और दोस्तों इनके रंग की बात किया जाए, अगर इनका रंग कैसा होगा, लेड ऑक्साइड का रंग कैसा होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होगा, इसका पूर्ण रूप से डिटेल यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, जब लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस जो होता है, लेड नाइट्रेट का ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, को गर्म किया जाता है तो उसमें अपघटन होता है, उसमें अपघटन होता है, जिसमें लेड मोनोऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैस बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। इस प्रक्रिया में भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब जो गैसीय अवस्था होगा, इसका रंग क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की भूरा रंग, भूरा रंग इसका होगा भूरा रंग। और दोस्तों ठोस अवशेष जो पीले रंग का लेड ऑक्साइड, और दोस्तों जो PbO होगा यह क्या होगा, किस रंग का होगा, पीले रंग का, पीले रंग का, यह कैसा होगा, पीले रंग का। याद रखिएगा ये रंग भी दोस्तों रेलवे में बहुत बार पूछता है। लेड ऑक्साइड को गर्म, लेड ऑक्साइड जो बनेगा लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद, तो लेड ऑक्साइड का रंग कैसा होगा, लेड ऑक्साइड का रंग होगा पीला, इसको याद रखिएगा। ये वाला रिएक्शन भी दोस्तों याद रखिएगा, ये वाला रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडिया का कोई एग्ज़ाम है जिसमें यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता ना हो। यहाँ से ये क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो छोटा लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर वो बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो। दोस्तों पूछा गया है, यदि किसी बच्चे में पिता के वंशानुक्रम में वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा, पिता से 22 जोड़े तो XX, 22 जोड़े दोस्तों XX प्राप्त करता है, लेकिन एक जोड़ा जो होता है, एक जोड़ा XY होता है। XY जो होता है यही एक जोड़ा होता है दोस्तों जो लिंग का निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण करता है, यही एक जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, यही एक जोड़ा होता है लिंग का निर्धारण। जब ये दोस्तों X गुणसूत्र जाता है पिता से तो फीमेल का निर्माण होता है, फीमेल का। और जब दोस्तों Y गुणसूत्र आता है तो मेल का निर्माण होता है, मतलब नर का, मेल का निर्माण होता है। तो बोला है Y गुणसूत्र जब आएगा
तो किस चीज़ का निर्माण करेगा दोस्तों? ये हो जाएगा नर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नर का निर्माण करेगा, नर का निर्माण करेगा। दोस्तों यहाँ पर पूर्ण रूप से डिटेल दिया गया है। 23 जोड़े गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ा जो होता है लिंग का निर्धारण करता है। एक जोड़ा होता है लिंग का निर्धारण होता है। अच्छा, माता से कौन कौन सा गुणसूत्र जाता है? माता से, तो माता से दोस्तों केवल 22 जोड़े तो सेम रहेगा एक्स एक्स, और एक जोड़ा जो लिंग का निर्धारण करता है तो केवल पिता में होता है। इसमें माता में यह भी एक्स एक्स होता है, माता में एक्स एक्स होता है 23वां जोड़ा भी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा की मान दिया है, लैम्डा का मान दिया है 125 मीटर, 125 मीटर। चलती तरंगों का चढ़ाव की गति v बराबर दिया है दोस्तों 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? हिलने की आवृत्ति मतलब यन का मान पूछा है, यन का मान क्या होगा? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आरआरबी, एलपी, एनटीपीसी और रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फार्मूला दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। दोस्तों सूत्र होता है आवृत्ति तरंग दैर्ध्य और वेग से रिलेटेड एक सूत्र होता है। चाल बराबर होता है चाल बराबर होता है आवृत्ति यन गुणित तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति यन गुणित तरंग दैर्ध्य। वी बराबर सूत्र होता है यन गुणित तरंग दैर्ध्य लैम्डा। तो यहाँ से यन का मान हो जाएगा दोस्तों यन बराबर वी बटे लैम्डा। तो वी का मान दिया है दोस्तों, वी का मान कितना दिया है? वी का मान दिया है 25। हाँ दोस्तों, लैम्डा का मान कितना दिया है? लैम्डा का मान दिया है 125। इसको दोस्तों डिवाइड करेंगे तो लगभग 5 बार जाएगा, 1/5। तो 1/5 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 0.20 हर्टेज, 0.20 हर्टेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके पूर्ण रूप से डिटेल की बात किया जाए, यहाँ पर सॉल्व करके दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है कि नाव जिस पानी में रोकी गई है उसमें उत्पन्न लहरों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान इतना दिया है, वी का मान दिया गया है इतना, आवृत्ति यन का मान पूछा गया है। चूँकि दोस्तों तरंग की गति v बराबर सूत्र होता है आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य लैम्डा, तो इसमें फार्मूले में पुट करेंगे दोस्तों तो यन बराबर हो जाएगा 25/125, 25/125। तो 0.20 हर्टेज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे है, बोला गया दोस्तों वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह वाला क्वेश्चन दोस्तों रेलवे और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। यहाँ से दर्पण वाला अगर क्वेश्चन बनाता तो ये वाला ज़रूर बनाता है दोस्तों। किसी 1-2 शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी 2022 और 2024-25 वाले में लगभग 5 से ज़्यादा बार पूछा गया था ये वाला प्रश्न, 5 बार से ज़्यादा पूछा गया था क्वेश्चन। इसको दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, इसको भी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाहनों के रियर व्यू की बात किया जाए तो रियर व्यू जो मतलब पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए या पीछे के वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की बात करें दोस्तों तो अवतल दर्पण का हवा का बुलबुला अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। गाड़ियों का गाड़ियों की हेडलाइट दोस्तों अवतल दर्पण की तरह भांति व्यवहार करता है। डेंटिस्ट जो दंत चिकित्सक होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग ही करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। डेंटिस्ट अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर दर्पण हमने बोल दिया, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं डेंटिस्ट। लेकिन गाड़ियों के हेडलाइट में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ दोस्तों इसका एग्जाम्पल अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के चालक द्वारा पीछे का क्षेत्र देखने के लिए रियर व्यू मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा परावर्तक लैंपों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। परावर्तक लैंपों में प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों चेहरा देखने का शीशा के रूप में तथा गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट, आँख, कान, नाक एवं गले के डॉक्टर द्वारा इसका यूज किया जाता है। ये सभी दोस्तों इसका यूज है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है।
इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता ही बनता है, कोई भी एग्जाम हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है। मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, यह दोस्तों मान लीजिए अवतल लेंस है, या फिर ये उत्तल लेंस पकड़ लीजिए, या फिर अवतल लेंस, कोई भी है। इसको दोस्तों गोलीय दर्पण बोला जाता है। कुछ इस तरह से इसका गोला बनकर आ जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा दोस्तों। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों फोकस, सॉरी ध्रुव, पी हो जाएगा पोल, पोल का मतलब होता है ध्रुव, पोल का मतलब होता है दोस्तों ध्रुव, पोल का मतलब होता है ध्रुव। तो बोला गया किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह यही वाला सतह होगा दोस्तों, परावर्तक सतह ये वाला सतह होगा। परावर्तक सतह का वह केंद्र, केंद्र मतलब ये सेंटर वाला पॉइंट बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है दोस्तों पोल। पोल मतलब ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको पोल बोला जाता है, इसको दोस्तों पोल बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होता है वक्रता त्रिज्या सी, सी को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या का दोस्तों आधा, वक्रता त्रिज्या का होता है आधा होता है फोकस, यहाँ पर कुछ सेंटर में होता है फोकस, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। आर बराबर सूत्र होता है 2f, मतलब दोस्तों फोकस के दुगुना के बराबर होता है त्रिज्या, और त्रिज्या का आधा होता है फोकस। ये वाला सूत्र दोस्तों याद रखिएगा, रेलवे के ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस जैसे एग्जाम में ये वाला वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, किसी गोली दर्पण के परावर्तक सतह वह बिंदु है जिसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ये वाला सूत्र याद रखिएगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/f = 1/u + 1/v, ये दर्पण का सूत्र होता है। जहाँ एफ होता है दोस्तों फोकल लेंथ, यू होता है प्रतिबिंब की दूरी, वी होता है दोस्तों यू होता है वस्तु की दूरी, और वी होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी AOH का उपयोग नहीं है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी AOH की बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ पर ही होता है। तो इसका प्रयोग दोस्तों लगभग NCERT में 4 प्रकार से दिया गया है, 4 जगह इसका यूज किया जाता है। एक होता है दोस्तों कागज़ बनाने में, दूसरा होता है दोस्तों साबुन या फिर अपमार्जक के रूप में साबुन बनाने में, तीसरा होता है दोस्तों धातुओं को धोने मतलब डिग्रेशन करने में, धातु को धोने, और चौथा है दोस्तों कृत्रिम रेशा, कृत्रिम फाइबर बनाने में। इसका दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ये होता है। इसका प्रयोग दोस्तों चारों ये दोस्तों नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला गया है कि इसका उपयोग कौन सा नहीं है, तो पानी को शुद्धिकरण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, पानी के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पानी के शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण जिसे दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसका पूर्ण रूप से डिटेल दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, इसका उपयोग दोस्तों साबुन और डिटर्जेंट निर्माण में किया जाता है, कागज़ और पल्प उद्योग में किया जाता है, रेयान जैसे कृत्रिम फाइबर के निर्माण में किया जाता है, धातुओं की सफाई या फिर ग्रीस हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ के कण किस वजह से निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के गति किस वजह से निरंतर गतिशील होते हैं। तो दोस्तों ये होता है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर इसको पूर्ण रूप से इसका डिटेल दिया गया है। देखिए गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा की परिभाषा में, गतिज ऊर्जा क्या है दोस्तों, किसी वस्तु में गति, उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण
कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उसका गतिज ऊर्जा कहा जाता है। उदाहरण, चलती हुई कार, बहती नदी, हवा में उड़ता पक्षी। ये तीनों एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों। ये तीनों एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बनाया गया है। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m v का स्क्वायर। 1/2 m होता है द्रव्यमान, v होता है वेग। इसको दोस्तों नोट करिएगा, ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। स्थितिज ऊर्जा होता है दोस्तों जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? बोला गया है किसी वस्तु की स्थितिज, पोजीशन, आकार या फिर विन्यास के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर है, किसी ऊंचाई पर स्थित है, तो इसे वहाँ पर रहने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसको बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। उदाहरण, तो बांध के पीछे रुका हुआ पानी, बांध के पीछे जो पानी रोका जाता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। खींचा हुआ रबड़ बैंड, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। पहाड़ पर रखी चट्टान, इस पर भी उस स्थितिज ऊर्जा होता है। टेबल पर रखी हुई गेंद, इसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? mgh स्थितिज ऊर्जा होता है। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। m होता है द्रव्यमान, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, h होता है कितनी ऊंचाई पर वह रखा गया है। अगला बनता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? वह किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। एक झूलता हुआ पेंडुलम, मान लीजिए दोस्तों कोई पेंडुलम है, किसी चीज़ से लटकाया गया है, पेंडुलम है, तो ये झूल रहा है, कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है। यहाँ पर ये स्थित भी है दोस्तों, और दोस्तों यह मतलब दोस्तों झूल भी रहा है, स्थित भी है और झूल भी रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। यहाँ पर एक सा एग्जाम्पल याद रखेगा, ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यह भी दोस्तों आरआरबी के लिए बहुत ही वरदान वाला क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनता है। इसके पूर्ण रूप से 4 हार्मोन्स के बारे में नीचे डिटेल में दिया गया है। जैसे दोस्तों बोला गया है रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन सा हार्मोन्स नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन्स। इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज किसने किया था? इसको दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंसुलिन की खोज कब और किसने किया था, इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों डिटेल में दिया गया है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? शरीर में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण करता है। जो दोस्तों मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स उसको कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब दोस्तों पाचन कैसा होगा, पौष्टिक आहार कहाँ पर किया जाएगा, कितना रक्त बनेगा, वेस्टेज कितना बनेगा, वो सभी मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आते हैं। इसको नियंत्रण कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? शरीर में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय का नियंत्रण करता है। वृद्धि हार्मोन्स क्या करता है? शरीर में की वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है? नरों में लैंगिक अंग का विकास करता है। इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है? शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों ऊपर दिया गया था। बोला गया है निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दाढ़ी बनाने वाले में, डेंटिस्ट में, रियर व्यू इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। रियर व्यू में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाकी तीनों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 20 ml को नाइट्रिक अम्ल या CnO3 का नाम होता है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल के 10 ml द्वारा उदासीन किया जाता है, तो HNO3 के 10 ml। अब इसका दोस्तों NaOH का 20 ml। तो उसके बाद दोस्तों HNO3 के 15 ml को उदासीन, ये होता है 10 ml। यहाँ पर दोस्तों 15 ml को उदासीन करने के लिए कितने की आवश्यकता होगी?
तो आसान हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड HNO3 का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, लगभग 30 ml। 30 ml हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 30 ml। दोस्तों ये याद रखिएगा, इसको NaOH को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, HNO3 का बोला जाता है नाइट्रिक अम्ल। जो दोस्तों नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, अम्ल राज्य में प्रयोग किया जाता है, अम्ल राज्य में नाइट्रिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर पूर्ण रूप से डिटेल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड HNO3 को रिएक्शन कराने पर सोडियम नाइट्रेट और जल बनता है, सोडियम नाइट्रेट और जल बनता है। यहाँ पर इसका पूर्ण रूप से डिटेल भी दिया गया है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।